हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जगजीवन और आप देख रहे हो वॉरियर जोन, अ चैनल स्पेशली एसोसिएटेड फॉर द डिफेंस स्टडीज़। तो जितने भी हमारे डिफेंस स्टडीज़ के एग्ज़ाम होंगे, चाहे फिर वो एफकेट हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, तो सभी की जो तैयारी है वो हम इसी चैनल में हमारे इसी लेक्चर्स के थ्रू करेंगे। और मैं आपको टीच कर रहा हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश जो हम कॉन्टीन्यूटी में जो हमारी डेली रूटीन चल रही है वो है सबसे पहले कि हम वोकैबुलरी करते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जो किसी पेपर एसोसिएट के साथ नहीं आती। वोकैबुलरी हमें वैसे ही आनी चाहिए, पेपर चाहे हम कोई भी दे रहे हो, चाहे फिर वो सीडीएस ही क्यों ना हो, चाहे वो एफकेट पेपर क्यों ना हो, चाहे वो एनडीए का पेपर क्यों ना हो, क्योंकि इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है दैट इज़ द बेस ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। तो उसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए, उसी चीज़ को समझते हुए जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम पहले वोकैबुलरी देख रहे हैं। देखो काफ़ी लेक्चर हमारे ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। अब उन लेक्चर्स में से जो हमने वोकैबुलरी पहले याद की थी, थोड़ा सा एक बार उसको हम गो थ्रू हो जाते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं अपने वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अबॉलिश। अगर आपको याद हो तो हमने अबॉलिश के बारे में बात की थी। अबॉलिश किसे कहा जाता है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो एक बार, अबॉलिश किसे कहते हैं। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। यस, वेरी गुड। सेकंड था अबेट। ये आपको याद होगा, हमने इसको पेट के साथ रिलेट करके किया था। अबेट के बड़े हुए पेट को हमने क्या कर देना है, अबेट कर देना है, मतलब कम कर देना है। फिर आ गया अबॉर्टिव। अबॉर्टिव वर्ड कहाँ से हमने लिया था, अबॉर्शन से। अबॉर्शन से क्या होता है, अनप्रोडक्टिविटी, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती, तो अबॉर्टिव। एक्रीमनी, एक्रीमनी की बात हमने क्या थी की थी कि भी जब मनी आ गई तो उसमें ना थोड़ा सा वो आकड़ आ गई, यानी कि रूखापन आ गया। तो वो जो हम बात करते हैं हार्शनेस की, बिटरनेस की, कड़वाहट की, एक्रीमनी। लास्ट हमारे पास अर्जेंट, जंक्शन। जंक्शन में क्या आता है, चीज़ें आके जुड़ जाती हैं, एडेड हो जाती हैं, तो वो क्या था, अर्जेंट, ऐड हो जाना किसी चीज़ का। चलो आज नए वर्ड्स करते हैं। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, देखो एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना। ठीक है, धिक्कारना, ये किसी को हम कहते हैं भी यार उसने कोई अच्छा काम नहीं किया या उसको हमने रिप्रेव कर दिया, रिप्रूव करना। देखो यहाँ पे एक समझो पहले, अप्रूव कर देना। अप्रूवल तो आपको कॉमन वर्ड है, पता होगा। अप्रूव कर देना, किसी चीज़ को पास कर देना, मतलब शाबाश भाई तुमने ये काम कर लो, कोई बात नहीं। एक होता है रिप्रूव कर देना, यानी कि तुम कोई प्रपोजल लेके आए, ठीक है, हमने उसको माना नहीं, हमने उसको रिप्रूव कर दिया, आपको धिक्कार दिया, चलो छोड़ो ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो होता है एडमोनिश, रिप्रूव कर देना या एडमोनिश कर देना, किसी को धिक्कारना। सेकंड वर्ड है हमारे पास एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्ड का मतलब होता है बुरे हालात बेसिकली। ठीक है, यहाँ कहते हैं एडवर्सिटी आ गई, जब कोई आपदा आ जाती है ना, यहाँ कल कोई चाहे वो कुदरती आपदा हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे कोई वो मैन मेड हो, एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा या मिसफॉर्च्यून। फॉर्च्यून कॉमन वर्ड है, हमें पता है फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, ठीक है, किस्मत, लक, अच्छा लक, और मिसफॉर्च्यून या क्लैमिटी। क्लैमिटी भी आप समझते होंगे। तो जब एडवर्सिटी की बात है, यानी कि एडवर हालात, यानी कि उल्टे हालात। देखो हम जब भी कोई बंदा अपने हालातों के बारे में सोचता है, वो हमेशा क्या सोचता है कि मेरे हालात अच्छे हों, सही चले जाएं, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवर्स का मतलब होता है, देखो आपने यहाँ से एक वर्ड रखना है, वर्स। एक तो वर्स WORS वाला होता है ना, तो वर्स में आपने क्या करना है कि आपने एडवर्सिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो एडवर्सिटी का मतलब है वर्स हालात का होना। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये आपके जो हालात हैं वो वर्स हालात बन चुके हैं। तो कोई नेचुरल क्लाइमेट आ गया, कोई आपदा आ गई, तो उसे कहा जाता है एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून या क्लैमिटी। और इसका अगर हम ऑपोजिट देखते हैं, तो ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास, ऑपोजिट होगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, खुशहाली। ये प्रॉस्पेरिटी वर्ड आपने कहाँ पढ़ा होगा, याद करो। जब भी दिवाली आती है ना, आपको याद होगा, जब भी दिवाली आती है तो दिवाली के समय जितने भी हमारे वो मैसेजेस आते हैं ना, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी वर्ड यूज़ किया होता है, मतलब खुशहाली। ठीक, तो दिवाली का साथ हम खुशहाली को जोड़ सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को जोड़ सकते हैं, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, मिसफॉर्च्यून या कैलामिटी। और उसका जो मेन वर्ड था हमारे पास वो क्या था, एडवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलियन। बड़ा कॉमन सा वर्ड है एलियन। ठीक, हम सबको पता है। देखो आजकल एक तो मूवीज बहुत आ रही हैं एलियन के ऊपर, हम उन एलियंस की बात नहीं कर रहे। देखो वो तो चलो है ही है जो हमारे पास एलियंस हैं, लेकिन हम बात एलियन जब आती है ना, बात एलियन सिर्फ उन्हीं, वो जो अंतरिक्ष से आते हैं हमारे पास, पता नहीं वो आते भी हैं कि नहीं आते, किसी ने वाकई देखे हैं या नहीं देखे, लेकिन एलियन किसे कहा जाता है, असल में एलियन कहा जाता है फॉरेनर को।
या आउटसाइडर को, जो बंदा वहाँ का रहने वाला नहीं है, जो फॉरेनर है, जो आउटसाइडर है। ठीक, एलियन सिर्फ वो नहीं जो अंतरिक्ष से हमारी धरती पे आ जाते हैं। अगर आप भी कहीं किसी और कंट्री में जा रहे हो ना, तो आपको भी एलियन माना जाता है। ठीक है, अगर मान लो एक देश से बंदा दूसरे देश में गया है तो उसको भी हम इंग्लिश में, मिडिवल इंग्लिश में एलियन ही कहते थे। फिर उसको नई टर्म्स आ गई कि ये फॉरेनर है जी, ये आउटसाइडर है। ठीक है, तो लेकिन एलियन का मतलब होता है जो बंदा वहाँ का नेटिव नहीं है। तो अब उसी का फिर ऑपोजिट क्या बन गया एलियन का? नेटिव या रेजिडेंट, जो वहाँ का रहने वाला है। ठीक, तो जो बंदा वहाँ का रहने वाला है, मुझसे कॉमन सी बात हमें पता है, उसे नेटिव कह देते हैं या रेजिडेंट कह देते हैं। लेकिन जो वहाँ का रहने वाला नहीं है उसे फॉरेनर कहा जाता है या फिर आउटसाइडर कहा जाता है। और ये दोनों सिनोनिम टोनिम किसके चल रहे थे? वर्ड एलियन के। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अले। अले, अले क्या होता है? ये आपने याद रखना है, बड़ा एक थोड़ा सा हास्य वाली चीज़ है। जब मान लो कोई बच्चा रूठ जाता है ना, हम उसको अले ले ले ये रूठ गया, अले ले ले, ये अले ले ले क्या होता है? ये होता है किसी को मनाना, किसी को शांत करना। जब भी आप किसी भी बच्चे को मनाते हो ना, मान लो मम्मी मना रही है, पापा मना रहे हैं, तो वो कहते हैं अले अले बच्चा रूठ गया मेरा। तो वो अले अले का आप बस आपने वहाँ से याद रखना है, किसी को शांत करना, किसी को मनाना, उसे कहते हैं अले। ठीक है, और इसका फिर सिनोनिम क्या बना? पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब भी क्या होता है? शांत करना, सूद करना, वही शांतमयी। ठीक, तो पैसिफाई करना या सूद करना यानी कि किसी को शांत करना। और इसका ऑपोजिट क्या बन गया? एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? भड़काना किसी को। ठीक है, किसी को शांत नहीं करना। मान लो कोई बंदा लड़ रहा है, हम उसको शांत नहीं कर रहे, उसे पैसिफाई या सूद नहीं कर रहे, हमें तो कोई नहीं चल चल मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मार इसके। तो वो होता है एग्रावेट करना, या उस बंदे को एक्साइट कर देना किसी चीज़ के लिए, करने के लिए। तो वो आ गया फिर एग्रावेट या एक्साइट। और उसका ऑपोजिट क्या था हमारे पास? पैसिफाई या सूद। लेकिन ये दोनों ही सिनोनिम टोनिम किस वर्ड के थे हमारे पास? ये थे अले। और आपने याद क्या करना है? अले अले बच्चा रूठ गया। तो ये बड़ी हास्य सी वाली बात है, पर ठीक है, हमें मेन बात हमारा क्या है, हमारा मकसद क्या है कि हमें वोकैबुलरी याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला वर्ड आज का हमारा हम करते हैं एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को एलिवेट करना, किसी चीज़ को कम करना होता है। जैसे अबेट की हमने बात की थी, बढ़े हुए पेड़ को कम करना। एलिवेट भी क्या होता है? किसी चीज़ को कम कर देना। ठीक है, अबेट वही वर्ड फिर देखो दोबारा आ गया। अबेट वर्ड हम पहले करके आए थे, बढ़े हुए पेट को कम करना है तो अबेट करना है, पेट को अबेट करना है, तो वही अबेट वर्ड। और अबेट सिनोनिम किसका है? एलिवेट का। या कह लो एलिवेट का सिनोनिम क्या है? अबेट, यानी कि कम करना या फिर रिलीव करना। रिलीव करना भी क्या होता है? किसी चीज़ को कम कर देना। ठीक है, और इसका फिर ऑपोजिट क्या हो गया? एग्रावेट, बढ़ाना चढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के कोई बात करनी। यहाँ पे एग्रावेट का मतलब क्या था? एग्रावेट का मतलब था यहाँ पे किसी को एक्साइट कर देना। यहाँ पे सेम वर्ड वही है। मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेटाफर या सिमिली के तौर पे आ जाते हैं, तो वो सिनोनिम टोनिम के अंदर ही आ जाते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे एग्रावेट है किसी चीज़ को वही बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे भी है तो बढ़ाना ही है। ये किसी और कंटेक्स्ट में है, ये किसी और कंटेक्स्ट में है। तो अब क्या हुआ? एलिवेट यानी कि कम करना, अबेट करना या रिलीव करना। और उसका ऑपोजिट क्या बन गया? एग्रावेट करना या इनहैंस कर देना। इनहैंस तो कॉमन वर्ड आप समझते हो, इनहैंस करना यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, तो चलो ये तो हमारी होगी 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम। अब बात करते हैं इडियम फ्रेजेस की। ये भी हर एग्जाम में हमें आते ही आते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम है, चाहे एफकेट का एग्जाम है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है? असल में इसका मतलब होता है टू एक्ट फुलिशली। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये होता है यार भाई वो बंदा ना समझी में पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये वो चीज़ होती है ना, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे क्रिकेट होता है, हम कहते हैं वहाँ पे ये डक प्ले कर गया है ना, या डक प्ले आ गई। वो क्या है? कोई शॉट नहीं बजा, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ उसने सेंसिबली नहीं देखा, बस एकदम से वो छुप गया या रुक गया। प्ले डक्स एंड ड्रैग, फुलिशली किसी एक्ट को करना या बिना सोचे समझे, बिना समझी के किसी एक्ट को करना, उसे कहते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब बुल क्या होता है? आपको पता है, बैल की बात हो रही है। हॉर्न्स, यहाँ पे वो कारों वाले हॉर्न्स की बात नहीं हो रही, जो बुल के सिंग होते हैं उन्हें भी हॉर्न्स कहा जाता है ना, चाहे वो गाय के सिंग हो, चाहे वो बुल के सिंग हो, सिंग किसी के भी हो जानवर के, दैट इज कॉल्ड हॉर्न्स। टू टेक बुल बाय हॉर्न्स, ये क्या है? ये आपने एक सीन देखा होगा बाहुबली मूवी में, है ना। बाहुबली ने क्या किया था? वो बैल को सिंग से पकड़ लिया था। इसका मतलब होता है किसी भी मुसीबत का बहादुरी से मुकाबला करना।
ठीक है। टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, किसी भी मुसीबत का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करने को क्या कहते हैं? टू टेक बुल बाय हॉर्न्स। आप उससे डर नहीं रहे, आप उससे भाग नहीं रहे, बल्कि आप उसका सामने से मुकाबला कर रहे हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेन, कैट्स एंड डॉग्स। रेन, रेन का मतलब क्या? कॉमन सी बात है, हमें पता है रेन तो बारिश होती है, और ऊपर से अब जो मौसम चल रहा है वो हमारे चल रहा है मानसून का मौसम। अब मानसून में बारिश कैसे होती है? बहुत तेज़ होती है। तो जब हम बात करते हैं बहुत तेज बारिश का होना, हैवीली बारिश का होना, तो उसे क्या कहा जाता है? रेन, कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टू मूव हेवन एंड अर्थ। बहुत ही अच्छा फ्रेज है ये, टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब क्या होता है? आपने पंजाबी या हिंदी में सुना होगा जमीन आसमान एक कर देना। ठीक है। हम कहते हैं यार उसने ही ना ये चीज़ ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, वो सारी सारी रात पढ़ता रहता था, दिन रात पढ़ता रहता था, बहुत मेहनत की। तो मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, उसे कहा जाता है मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ यार मैंने ना CDS का एग्जाम क्लियर करने के लिए आई हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ। ठीक है। या टू फाइंड माई पेट आई मूव्ड हेवन एंड अर्थ। तो मैंने अपने पेट को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, मैंने ये चीज़ पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करने को कहते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ। लास्ट आ गया नो अवेल। अवेल का मतलब क्या होता है? अवेलमेंट से कुछ मिलना। ठीक है। अब अवेल का मतलब होता है कुछ मिलना, नो अवेल का मतलब कुछ नहीं मिलना, यानी कि नो रिजल्ट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो अवेल का मतलब होता है नो रिजल्ट। जब किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं ना आता उसे कहते हैं नो अवेल, या फिर सिंपल वर्डिंग में नो रिजल्ट कह देते हैं। थोड़ा सा अगर इडियोमेटिक तरीके से देखें तो उसे कह देते हैं नो अवेल, यानी कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ अवेल ही नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, दैट इज नो अवेल। चलो एक बार दोबारा से जल्दी से ये सारे वर्ड्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एडमोनिश। एडमोनिश क्या था? किसी को धिक्कारना, रिप्रूव कर देना उसको। एक उसका ऑपोजिट क्या था? अप्रूव करना, अपलाउड। अपलाउड करना का मतलब क्या है? प्रशंसा करनी। ठीक है। एक है आपने उसको धिक्कार दिया। एडवर्सिटी यानी कि वर्ष हालात बन गए आपके, यानी कि मिसफॉर्च्यून आ गया, और मिसफॉर्च्यून का ऑपोजिट क्या था? प्रॉस्पेरिटी या फिर फॉर्च्यून। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलियन। एलियन क्या था? जो वहाँ का नेटिव पर्सन नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है, तो वो क्या है? फॉरेनर या आउटसाइडर। और ऑपोजिट क्या थे हमारे पास? नेटिव एंड रेजिडेंट। नेक्स्ट वर्ड अले। अले क्या था? अले अले बिना बेचा शांत हो जाए, तो वो क्या था? किसी को शांत कर देना, पैसिफाई कर देना या सूद कर देना। और ऑपोजिट क्या था? एग्रावेट, बढ़ाना, उसको और ज़्यादा एक्साइट कर देना। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास एलिवेट। एलिवेट का मतलब कम करना, रिप्राइव कर देना, रिलीव कर देना सॉरी, या फिर अपडेट कर देना। और ऑपोजिट क्या था? एग्रावेट करना या इनहेंस करना। इडियम्स है हमारे पास टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, यानी कि फुलिशली एक्ट करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मुसीबत का बहादुरी से मुकाबला करना। रेन, कैट्स एंड डॉग्स, हैविली रेन का हो जाना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना। और नो अवेल का मतलब नो रिजल्ट। तो यहाँ तक जो हमारा वोकैबुलरी पोर्शन है आज के लिए वो इतना ही है। अब जो हम नेक्स्ट आज जो करने जा रहे हैं वो है हमारा, आज हम जो करेंगे दैट इज कंप्रीहेंशंस। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्रीहेंशंस के बारे में बताता हूँ कि कंप्रीहेंशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। देखो कंप्रीहेंशन की जब हम बात करते हैं ना, तो चलो पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल 2-4 लेता हूँ, फिर हम उसी के तरीके से कंप्रीहेंशन को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको ना देख के हमारा मन कराता है भी छोड़ दो यार इसको, ये नहीं होने वाला हमारे से। ठीक है। कंप्रीहेंशन सभी स्टूडेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहली जो प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं जी वोकैबुलरी बड़ी टफ होती है, सर हमें ना जी वोकैब नहीं समझ आती कंप्रीहेंशन में। चलो मान लेते हैं। सेकंड लोगों की शिकायत ये होती है कि सर ये ना टाइम कंज्यूमिंग होती है, मोर एंड मोर टाइम लगता रहता है हमारे यहाँ, लेकिन जो आंसर जो एक्यूरेसी है वो फिर से नहीं आती। ठीक है। हम सर पढ़ते तो हैं, हमें समझ नहीं आता जी, हम अगर क्वेश्चन आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि आंसर्स कहाँ पे हैं। या कई तो बच्चे यहाँ तक भी बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं कि यार अगर हमारा कोई पहले से पढ़ा हुआ ही पैसेज आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। देखो कंप्रीहेंशन एक अगेन एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपका इंग्लिश का, ये भी कोई ग्रामेटिकल या रूल्स की बात नहीं करता। जैसे क्लोजेस्ट की हमने बात की थी, हमने प्रीवियसली जितने भी क्लोजेस्ट किए थे वो मैंने क्या बताया था आपको कि ऑल दे आर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग पावर्स, है ना। तो सिमिलरली जब हम कंप्रीहेंशन की बात करते हैं तो दे ऑल्सो ऑल बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग पावर, नॉट ऑन द वोकैबुलरी पावर, नॉट ऑन द ग्रामेटिकल पावर। तो जब हम कंप्रीहेंशन की बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि कई बार ना, अब देखो 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। चलो पहले अगर हम मान लो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम की बात करते हैं। मान लो ये कोई मैंने एक पैसेज लिखा है, क्या सब बच्चों समझ आ रहा है? ये एक पैसेज सबको समझ आ रहा है?
अब आपको कोई नहीं सर ये तो लिखा ही कुछ नहीं। अब देखो जब समझ ही नहीं आता पैसेज तो फिर मैं चाहे यहाँ पे लिख दूँ, चाहे लाइनें लिख दूँ, चाहे लाइनें मार दूँ, बराबर ही बात है जब समझ ही नहीं आता, है ना। समझना कैसे होता है पैसेज को, जब भी हम कंप्रीहेंशन की बात करते हैं, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए ना तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। कई बच्चों को लगता है सर कंप्रीहेंशन बड़ा टफ होता है जी, हमें ना वो उसकी वर्डिंग नहीं समझ आती। हमें इंग्लिश तो आती है, हमें इंग्लिश पढ़नी आती है, हमें इंग्लिश समझनी आती है, पर ना जाने क्यों जो कंप्रीहेंशन है ना वो नहीं समझ आता। ऐसा क्या हो जाता है कंप्रीहेंशन में आके। या कई बार हम बात करते हैं कि सर जो वोकैबुलरी है ना जी वो बड़ी टफ है। असल में होता क्या है, क्या वाकई की वोकैबुलरी टफ होती है? अब आज हम सारी बातों को डिटेल में करेंगे एंड बिलीव मी, अगर आपने ये 10 मिनट और आगे की वीडियो देख ली ना कि कंप्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करना है, तो आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगे कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? अनरीड पैसेज, यही होता है ना, अनरीड पैसेज आते हैं हमें, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम उससे पहले अखबार पढ़ रहे होते हैं। कोई बंदा जो हिंदू अखबार पढ़ रहा है, कोई ट्रिब्यून पढ़ रहा है, कोई प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर रहा है, भी यार कंप्रीहेंशन इसी में से आ जाएंगे। कईयों को लगता है कि हिंदू न्यूज़पेपर में से बहुत सारे कंप्रीहेंशन आते हैं, ये पढ़ लो ये तो अच्छा हो जाएगा। देखो जो चीज़ ये कही गई है कि भाई ये अनसीन पैसेज आता है, हमें उसको सीन बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर हमें पैसेज समझ आ गया, अगर हमें पैसेज को सॉल्व करना आ गया, क्या आपको कभी पुराने पेपर देखने की जरूरत पड़ेगी? देखो ग्रामर के रूल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर हमें पढ़ के जानी पड़ेगी एग्जाम में क्लियर करने के लिए। लेकिन जैसे क्लोज टेस्ट है, जैसे कंप्रीहेंशंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनके लिए तैयारी नहीं होती। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाउ टू सॉल्व। अगर ये चीज़ समझ आ गई, देखो सपोर्टिंग एरर्स है, उसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, तभी आप जाके सॉल्व कर पाओगे। वहां पे हाउ टू सॉल्व भी आपको करना पड़ेगा, एंड व्हाट टू सॉल्व ये भी करना पड़ेगा, एंड व्हाट इज द ग्रामर रूल बिहाइंड दिस ये भी करना पड़ेगा। लेकिन जब कंप्रीहेंशन की बात आई, जस्ट हाउ टू सॉल्व, कोई ग्रामर नहीं, कोई और एस्पेक्ट नहीं है, कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं, नाउन प्रोनाउन की बात नहीं है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं समझना हमने, बस हाउ टू सॉल्व इज अ सिंपल टेक्निक कि अगर आपको वो समझ आ जाती है तो आप कोई भी कंप्रीहेंशन अपना खाली नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं वोकैबुलरी की बात कर लेता हूं। अब मान लो ये जो सारा पैसेज है ये ना 150 वर्ड्स का है, ठीक है, इतना क्या आएगा हमें जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं। अगर आउट ऑफ 150 वर्ड्स की बात करें, हमारी जो वोकैबुलरी है वो कितनी होगी? बीच में हार्डली 7-8 वर्ड्स ऐसे होंगे, हार्डली, जो हमें नहीं आते होंगे। 150 वर्ड्स में से 7-8, मैक्सिमम 7-8 वोकैबुलरी होती है जो हमें नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल बाकी के जो 143 वर्ड्स हैं वो तो हमें आते हैं, बाकी 143 वर्ड्स तो दिस दैट हिज हैज बीन बीइंग यही है ना, क्या वो भी नहीं आते? अब देखो जब भी हम कोई नॉवल पढ़ना शुरू करते हैं, कोई हम मान लो स्टोरी पढ़नी शुरू करते हैं, या हम न्यूज़पेपर ही पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, क्या हमें वहाँ पे सारी वोकैबुलरी आ रही होती है? नहीं ना, पर फिर भी हमें वो खबर समझ आ जाती है, हमें वो न्यूज़ पता चल जाती है, हमें वो स्टोरी पता चल जाती है। क्यों? बिकॉज वी हैव इंटरेस्ट इन दैट। हमने एक हेडिंग पढ़ी, हमारा एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और हमने वो सारी खबर पढ़ दी। वोकैबुलरी सारी नहीं भी आती थी पर हमें समझ आ जाता है, हाँ यार ये खबर इस बात की कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आके पता क्या होता है, हमें लगता है यार ये क्या बोरिंग सी चीज़ आ गई, हम अपना इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं कर पाते। सबसे पहली बात तो आपने इस चीज़ को ऐसे नहीं पढ़ना ये बोरिंग चीज़ आ गई, ठीक है। और ऊपर से एक और बात है, अब मान लो ये पैसेज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल FDI के ऊपर पैसेज आ गया। अब FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग के साथ रिलेटेड टर्म है। कई बच्चों को मान लो किसी को इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता सर कि FDI क्या होता है। सारे पैसेज में कहीं पे भी नहीं ये बताया गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द FDI। क्या यहाँ पे क्वेश्चन आएगा भी बच्चों टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द FDI? नहीं ना। अगर क्वेश्चन वो सारा पैसेज में कहीं बताया ही नहीं गया तो ऑब्वियस उसका क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, तो हम डर क्यों रहे हैं? देखो ये तो श्योर है कि अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो पांचों के आंसर मस्ट बी इन द पैसेज ओनली। एक भी क्वेश्चन आपको पहले बाहर से नहीं आएगा, ये तो श्योर है। हमारा काम सिर्फ क्या है? आंसर ढूंढना है, नथिंग एल्स। हमारा काम आंसर देना नहीं है, हमारा काम है आंसर ढूंढना। हम आंसर ढूंढने की बजाय ना आंसर देना शुरू कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक। तो हमने आंसर देना नहीं, हमने आंसर ढूंढना है जो उन्होंने बताया हुआ है। हमें मान लो अब FDI की बहुत सारी और भी हमारी फुल फॉर्म्स होती होंगी, क्या हम अपनी तरफ से वहां पे कुछ भी लिख के आ जाएंगे? नहीं ना। अगर उन्होंने वो चीज़ पैसेज में बताई है तो ठीक है, नहीं बताई तो वो क्वेश्चन ही नहीं पुट करेगा, ये तो पहली बात होगी, ठीक है। वोकैबुलरी भी मैंने आपको बता दी। अब देखो अगर यहीं पे FDI की बजाय यहाँ पे स्टार्टिंग में किंग एंड क्वीन की बात आ जाती,
मान लो वो कह रहा है वंस देयर वाज अ किंग एंड ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वीन, तो हमें लगता है क्या बात है, राजा रानी की कहानी आ गई, ये तो सिंपल ही होगी। मे बी द मोस्ट डिफिकल्टी जो वोकैबुलरी है वो इस वाले पैसेज में हो, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग ने उस चीज़ को चूज़ कर लिया भी चलो यार एक राजा रानी की कहानी है, ये तो अच्छी होगी या सुनी होगी या फिर ये सिंपल सी होगी, तो हम उसे पढ़ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, और वही इंटरेस्ट है जो हमें सही आंसर्स तक ले पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो एफडीआई के बारे में बात आई, आरबीआई के बारे में बात आई, मान लो अब कोविड के ऊपर कोई पैसेज आ जाता है, कोविड-19 के ऊपर पैसेज आ जाता है, हमें तो छोड़ो यार क्या इसकी बात करनी है, ये हमारा रिलेट नहीं है। कई बार ना जैसे मान लो कोई बैंकिंग के ऊपर पैराग्राफ आ गया या मान लो कोई मेडिकल लाइन के ऊपर पैराग्राफ आ जाता है, तो बहुत सारे बच्चे ना इसी चीज़ हमने कौन सी फिर मेडिकल लाइन पढ़ी है, हमें क्या पता इसका। ऐसा नहीं सोचना। माना कि आपने आज तक मेडिकल लाइन नहीं पढ़ी, माना कि आपका कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है, आपने कोई न्यूज़ नहीं सुनी, कोई खबर नहीं सुनी, पर जो वो पैसेज में बता रहे हैं वो तो है ना। आज तक आपने नहीं पढ़ा, इट्स ओके, आज पढ़ लो। जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ज्योग्राफी पढ़ी थी, क्या आपने पहले सारा कुछ पढ़ा हुआ था? उन्होंने पहली बार बताया ना कि अर्थ के सबसे नज़दीक वाला स्टार ये है, ठीक है, ये जो हमारा सन कह लो फैमिली है, उसमें इतने जी हमारे पास इतने प्लैनेट हैं, इतना ये है वो है, ठीक है, तो वो सब कुछ बताया गया, हमें तभी पता चला ना। आज वो वही मान लो कोई भी मेडिकल लाइन की टर्म होती है वो बता रही है ना इस पैसेज में, आज पढ़ लो। प्रीवियस नॉलेज की तरफ मत भागो, जब भी आप कंप्रीहेंशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस नॉलेज की तरफ भागने की जरूरत नहीं है कि हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ भागेंगे, ठीक। तो ये चीज़ है। अब हम कहते हैं जी एक्यूरेसी नहीं आती, टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। देखो टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है, हम सबसे पहले गलती पता क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके आंसर्स पढ़ते हैं, फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन, पहले हम सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ से पैसेज शुरू कर देते हैं पढ़ना। पैसेज पढ़ रहे हैं, सारा पैसेज पढ़ लिया, दोबारा फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर वहीं पर आ जाते हैं दोबारा। अगर भाई दोबारा ही पढ़ना था तो पहले सारा पैसेज पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ। कंप्रीहेंशन को करने की दो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। पहली टेक्निक हमें ये कहती है कि आप एक क्वेश्चन को रीड करो, पैसेज पढ़ो, उसका आंसर दो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर दो। एक ये टेक्निक होती है कि आप सारा पैसेज एक साथ पढ़ लो, इसके बाद सिर्फ आप क्वेश्चन देखो और आंसर टिक करते जाओ, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है, और अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, आपकी टाइम बाय टाइम जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दोगे वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बन क्यों नहीं रही, इस चीज़ के ऊपर हम मेन बात करते हैं। अब देखो जितने भी कंप्रीहेंशंस होते हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ऑल द कंप्रीहेंशन, हम कहते हैं सर सेंटेंस बड़े लंबे होते हैं जी, हमें समझ नहीं आते। हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे होते हैं कंप्रीहेंशंस में, हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कंप्रीहेंशन जैसा मर्जी हो, पहली हाफ लाइन सबको समझ आ जाती है, ठीक है। लेकिन आगे चल के पता क्या होता है, हम जल्दबाजी में पढ़ रहे होते हैं, फिर आगे पढ़ रहे हैं, हाँ शुक्र मिल गया, क्या मिला, फुल स्टॉप। हम आंसर को या हम जो अंडरस्टैंडिंग है उसको तो पीछे छोड़ देते हैं, मीनिंग को पीछे छोड़ देते हैं, हमारे सारा जो ध्यान है वो शुरू हो जाता है फुल स्टॉप ढूंढने में। जब आप जो चीज़ आप ढूंढोगे वही मिलेगी ना। जब आपने फुल स्टॉप ढूंढना था तो फुल स्टॉप मिल गया, अब आप रुक गए वहाँ पे, फिर हमें लगता है यार सेंटेंस तो समझ नहीं आया, सेंटेंस तो समझा ही नहीं। पहली हाफ लाइन समझ आ गई क्योंकि हम पहली हाफ लाइन को समझ रहे थे, इसके बाद हमें जल्दबाजी थी कि कहीं पे फुल स्टॉप आए और हम रुकें। ये क्या चीज़ है, देखो जितने भी कंप्रीहेंशंस आते हैं ना, उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये बात याद रखने वाली है कि हमेशा जो कंप्रीहेंशंस में आते हैं वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन हम हमेशा उसको कैसे पढ़ते हैं, एज अ सिंपल सेंटेंस। आपने बचपन में ये 3 तरह के सेंटेंस पढ़े होंगे, आपको आते हैं नहीं आते वो बात की बात है। आपको याद होगा कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, देन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब जो चीज़ सिंपल में लिखी ही नहीं गई है, अगर आप उसको सिंपल के तरीके से पढ़ोगे तो क्या आपके पास आंसर निकल आएगा, नहीं ना। अब सामने वाला जो सेंटेंस है वो तो कंपाउंड में लिखा हुआ है, वो तो कॉम्प्लेक्स में लिखा है, और आपका जो रीडिंग स्टाइल है वो है सिंपल सेंटेंस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप उसको सिंपल की तरह नहीं पढ़ सकते, ये हो ही नहीं सकता कि आप कंपाउंड को सिंपल के जैसे पढ़ो, सिंपल रीडिंग स्टाइल के साथ पढ़ो और आपको हम आंसर्स डिराइव कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है ये चीज़, ठीक। करना क्या होता है, अगर सामने कंपाउंड सेंटेंस है तो उसको कंपाउंड के तरीके से ही पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के तरीके से ही पढ़ना है। कैसे, अब सिंपल सेंटेंस को पढ़ने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल सेंटेंस छोटे होते हैं, छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर अगला सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप, फिर अगला सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप,
ठीक है। अब अगर आप सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, रुक जाओगे, मीनिंग निकालोगे, फिर अगला सेंटेंस पढ़ोगे, रुकोगे, मीनिंग निकालोगे, फिर सो ऑन। लेकिन जब कंपाउंड की बात आती है ना, तो कंपाउंड में क्या होता है कि ये तीनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस में जोड़ दिए गए हैं। अब हमें लगता है कि जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा हमने रुकना नहीं, ठीक है। तो जब ऐसी बात आ जाती है ना भी जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक जी हमने रुकना नहीं है, तो ये बात हो जाती है कि हमें मीनिंग ही हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ सारा ध्यान फुल स्टॉप की तरफ लगा देते हैं। तो जब भी आपने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ना है, आपने वो पढ़ना है उसको स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, मान लो यहाँ पे बात हो रही है कि आपने पहले यहाँ हाफ लाइन पढ़ा, आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है, मैं ये इतना समझ आ गया। फिर आपने उसका अगला पोर्शन पढ़ा, फुल स्टॉप, फिर आपने उसका अगला पोर्शन पढ़ा, कॉमा लगा दिया। तो आप उसे स्प्लिट कर करके पढ़ रहे हो, यहाँ पे कुछ नोशन चेंज हो रहा है, आप उसको स्टॉप कर करके पढ़ रहे हो। कैसे, मान लो मैं आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं ना यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। कंपाउंड सेंटेंस है, देखना मैं एक ही सेंटेंस में कितने सेंटेंसेस ऐड कर देता हूँ। मान लो मैंने कहा कि वन डे आई वाज सिटिंग इन अ बेडरूम। अब अगर तो देखा जाए यहाँ तक एक सेंटेंस है कि वन डे आई वाज सिटिंग इन अ बेडरूम, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने की बजाय ना मैंने आगे इसको और स्टार्ट कर दिया, वन डे आई वाज सिटिंग इन अ बेडरूम विद माई ब्रदर। अब ये यहाँ तक हो गए दो सेंटेंस, ठीक है, दो ऑप्शन या दो बातें आ गई ना कि एक दिन की बात है मैं बेडरूम में बैठा था, किसके साथ, ब्रदर के साथ, दो बातें हैं, यानी कि दो सेंटेंस हैं। पर अगर देखा जाए फुल स्टॉप तो अभी तक भी नहीं आया। वन डे आई वाज सिटिंग इन अ बेडरूम विद माय ब्रदर फॉर प्रिपेयरिंग डिफेंस एग्जाम्स, ये आ गई तीन बातें। अब यहाँ इतने से सेंटेंस में मैंने तीन सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया कि मैं बेडरूम में बैठा था, मेरा ब्रदर भी बेडरूम में था, और हम दोनों कर क्या रहे थे, हम दोनों डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं इसको अभी भी यहाँ पे ना रोकना चाहूँ तो मैं इसको आगे स्टार्ट कर सकता हूँ, वाइल मॉम वॉज प्रिपेयरिंग टी। अब उसी समय क्या हो रहा था, मम्मी वहाँ क्या कर रही थी, चाय बना रही थी। मॉम वॉज प्रिपेयरिंग टी, अब मैंने फिर जोड़ दिया इन द किचन विच इज नेक्स्ट टू कोर्टयार्ड, ठीक है। तो मैं चाहूं तो ये सारे का सारा पैसेज एक सिंगल सेंटेंस में भी लिख सकता हूं। तो आप क्या करोगे, क्या आप फुल स्टॉप आने की वेट करोगे कि कब फुल स्टॉप आएगा, मैं कब रुकूंगा। अब देखो पढ़ना कैसे सेंटेंस को, वन डे एक दिन की बात है, आई वाज सिटिंग, समझ आ रहा है ना। अब वन डे एक दिन की बात है, मैं बैठा था कहां पे, इन द बेडरूम, किसके साथ, विद माई ब्रदर, क्या कर रहा था, फॉर प्रिपेयरिंग डिफेंस एग्जाम्स। तभी वाइल, इसी दौरान क्या हो रहा था, मॉम वॉज प्रिपेयरिंग टी, कहां पे, इन द किचन विच इज नेक्स्ट टू कोर्टयार्ड। अब नेक्स्ट टू कोर्टयार्ड किसकी बात हो रही है, किचन की, कि किचन कहां पे है, नेक्स्ट टू कोर्टयार्ड, ठीक है। कितने पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे एक वो प्रॉब्लम आती है जब हम बात करते हैं ना, हमें देखो चाहे बच्चा कोई भी बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे वो बहुत नालायक है, लेकिन हमें इतना सबको पता होता है कि मेरा ना आंसर नहीं दो लाइनों में है। ये तो इंटेंशन हमें सबको आ जाती है कि यार मेरा आंसर नहीं दो लाइनों में है, और हम फिर करते क्या है, फॉर प्रिपेयरिंग डिफेंस एग्जाम वाइल मॉम वाज प्रिपेयरिंग द किचन विद नॉट, हम उसको ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे। जब हम तीसरी लाइन पे आते हैं, नहीं आंसर तो निकल गया, फिर हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं, फिर तेजी में पढ़ते हैं, फिर लगता है नहीं आंसर तो निकल गया। जब तक आप उसको समझ के नहीं पढ़ोगे ना, अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक आंसर नहीं मिलने वाला। तेजी से जितना मर्जी तेज भाग लो, फायदा क्या जब आपको वो दो तीन बार पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको एक बार पढ़ो, स्प्लिटिंग मेथड के साथ पढ़ो, आराम से सारे जो आपके आंसर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक तो ये बात होगी। सेकंड, यहाँ पे जो कंप्रीहेंशन में एक और चीज आती है ना, वो होता है शब्दों का हेरफेर। अब ये शब्दों का हेरफेर क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। मान लो मैंने कहा कि ब्लू एंड वाइट आर प्राइमरी कलर्स, और मैंने कहा ब्राउन एंड वायलेट आर नॉट प्राइमरी कलर्स। मान लो कि किसी भी पैसेज में ना कोई ऐसी कलरिंग वाली बात चल रही थी कि जब ये कलर बने तो ऐसा था, ये इस कैटेगरी के अंडर आए, ये इस कैटेगरी के। अब यहाँ पे दो बातें हैं
कि भाई ब्लू एंड वाइट आर प्राइमरी कलर्स, ब्राउन एंड वॉयलेट आर नॉट प्राइमरी कलर्स। नीचे आपको एक क्वेश्चन आता है, रेड इज नॉट अ प्राइमरी कलर। अब आप इसके बारे में क्या आपकी बात है, रेड इज नॉट अ प्राइमरी कलर, यस कहोगे कि नो कहोगे? अब बताओ, रेड इज नॉट अ प्राइमरी कलर, क्या सोचोगे आप, यस और नो? क्या यहां पे कहीं पे भी रेड की बात हुई है? हमें वैसे बेसिक पता है कि 6 रंग होते हैं जो प्राइमरी कलर माने जाते हैं, उसमें ब्लू है, वाइट है, रेड है, येलो है, ठीक है। तो जब वो हमें वैसे पता है कि रेड प्राइमरी कलर होता है, इस पैसेज में कहीं भी उन्होंने बताया, इन सेंटेंस में कहीं भी उन्होंने बताया नहीं, तो हमारा आंसर ना यस आएगा ना नो आएगा। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन होगा, नॉट डिटरमाइंड या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ ऐसा आंसर, ठीक है ना, या नॉट गिवन आएगा कि नॉट गिवन। तो हमारा आंसर यस नो नहीं आना, दैट इज अ नॉट गिवन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया, तो हम आंसर कहाँ से दे दें, ठीक है ना। ऐसी बातें हैं, वो सिर्फ शब्दों के हेर फेर में। अब इससे ज़्यादा एक और चीज़ होती है, अब मान लो लिखा आ जाता है सेंटेंस, वहां पे है जी ब्लू एंड येलो कैन बी यूज्ड, ब्लू एंड येलो कैन बी यूज्ड। नीचे क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी कलर्स कैन बी यूज्ड, ब्लू एंड येलो कैन बी यूज्ड, और नीचे क्वेश्चन आ गया हाउ मैनी कलर्स कैन बी यूज्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज 2। कॉमन सी बात है, ब्लू एंड येलो दोनों यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब लिखा आ गया ब्लू और येलो कैन बी यूज्ड, क्या अब दोनों कलर यूज किए जा सकते हैं? या तो ब्लू यूज होगा या फिर येलो यूज होगा, दोनों में से जो मर्जी यूज कर लो, पर यूज तो एक ही होगा ना, नाम दोनों। सिर्फ देखो एंड से जब वो और में आ गया, ठीक है, कि ब्लू और येलो कैन बी यूज्ड, अब क्या हो गया, हाउ मेनी कलर्स कैन बी यूज्ड। किसी भी चीज को मान लो मैं कह रहा हूं फॉर पेंटिंग वन कैन यूज, ठीक है, तो फॉर पेंटिंग वन कैन यूज ब्लू और येलो, तो यानी कि हाउ मेनी कलर्स कैन बी यूज, ओनली 1। अब 2 यूज नहीं हो सकते, एक कलर के साथ ही पेंटिंग करनी है। अगर यहाँ पे एंड होता, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ वो और एंड से क्या हो गया कि वो पंगा पड़ गया, वो सॉरी सारा नोशन चेंज हो गया। एक आ गया फॉर पेंटिंग वन कैन यूज ब्लू एंड येलो और रेड। अब बताओ, फॉर पेंटिंग वन कैन यूज ब्लू एंड येलो और रेड, अब उसने क्या किया, एंड भी दे दिया और भी दे दिया। अब पेयर क्या बनेगा हमारा, ठीक है। अब देखो पेयर क्या बनता है, एंड क्या होता है, कंजक्शन है, दोनों को साथ लेके चलता है। अब वो कह रहा है कि देखो वन मस्ट इज यूज ब्लू, कि भाई ब्लू तो यूज होना ही होना है, एंड ब्लू के साथ या येलो यूज कर लो या फिर रेड यूज कर लो, ठीक है ना, वो सारा मीनिंग ही चेंज हो गया। लेकिन अगर एक यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, अगर इस और का मैं कॉम्बिनेशन बना दूं ईदर के साथ, वन कैन यूज ईदर ब्लू एंड येलो और रेड, तो अब क्या हो गया कि वन कैन यूज, अब ये नहीं कि ब्लू यूज होना ही होना है, अब बात आई कि या तो ब्लू एंड येलो यूज करो या अकेला रेड यूज करो। अब ये नहीं कि ब्लू यूज होना ही होना है, अगर ये ईदर ना होता तो ब्लू तो यूज होना ही होना था, येलो और रेड में से कोई एक। लेकिन जब ईदर लग गया तो ईदर और वाले पेयर में क्या है कि ब्लू एंड येलो में से ब्लू एंड येलो यूज करो, या तो ये दोनों यूज कर लो या ये अकेला रेड यूज कर लो तो भी चल जाएगा। क्या हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक और एंड की पोजीशन चेंज करने से हमारा सारा आंसर चेंज हो रहा है। तो हमने इन्हीं चीज़ों को तो समझना है। देखो अब हम 9th या 10th स्टैंडर्ड में नहीं है कि हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, अभी देखो सर ये आंसर पड़ा है। अब हम डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारा माइंड उस लेवल पे जाना चाहिए कि हम छोटी सी चीज़ें, बड़ी छोटी छोटी हैं, पर हमें समझ आनी चाहिए कि ये हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारी मेन बातें होती हैं जब आप किसी भी कंप्रीहेंशन को रीड आउट करते हो। तो अब चलो अब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक बड़ा छोटा सा पैसेज है, हम वो एक बार देख लेते हैं उस पैसेज में कैसे कैसे आएगा, फिर इसके बाद और जो चीज़ें आएंगी हम साथ साथ आप डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अब कंप्रीहेंशन की, तो यहाँ पे मैंने कंप्रीहेंशन छोटा सा लिखा है, ठीक है। तो चलो एक बार पहले हम क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पावर से देख रहे हैं,
हम इसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इसे एक अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ताकि हमारा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो हम थोड़ा सा इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कंप्रीहेंशन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार सारे पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, आपके पास 4 क्वेश्चन है, चलो 2 मिनट दे दूंगा, तो आपने चारों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताने हैं। एक बार पहले मैं आपको सारा पैसेज पढ़ा देता हूँ, इसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो बात हो रही है कि सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड। मैंने क्या कहा था कि आपको फुल स्टॉप तक जाने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं होगा, हमने उसको धीरे धीरे पढ़ना है, सेपरेट करके पढ़ना है। जब हमारी स्पीड बन जाएगी तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड, वो कहता है कि कुछ लैंग्वेज यूज की जाती हैं बाय अ फ्यू पीपल, बड़े थोड़े से लोगों के द्वारा। अदर्स, बाकी की जो लैंग्वेज हैं, सच एज, जैसे कि मैंडरिन, चाइनीज एंड इंग्लिश, ठीक है। तो अदर्स सच एज मैंडरिन चाइनीज, ये चाइनीज लैंग्वेज का नाम है, और इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस। कुछ लैंग्वेजेस वो हैं जो थोड़े से लोग यूज करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस वो हैं विच आर यूज्ड बाय द मिलियंस। फिर बात आई मैनी पीपल स्पीक, मैनी पीपल बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या, 2 और मोर लैंग्वेजेस, 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। दे मे यूज 1 लैंग्वेज एट होम, तो वो क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को यूज करते हैं एट होम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, किसके साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अनदर एट वर्क, और दूसरी लैंग्वेज वो कहाँ पे बोलते हैं, अपने वर्क या फिर और स्कूल पे, ठीक है, या तो वर्क पे बोलते हैं या स्कूल पे बोलते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो रीजनल वेरिएशंस, जो रीजनल, जो इलाकाई जो वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेजेस आर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना भी हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, चाहे वो पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है। अब देखो जो बिहार में इंग्लिश बोली और हिंदी बोली जाती है वो पंजाब में नहीं बोली जाती है तो हिंदी, ठीक, लेकिन वो सेम डायलेक्ट नहीं है, वो सेम ऑप्शन नहीं है। तो जो मतलब रीजनल जो वेरिएशंस होती है ना, अब जो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है सेम पंजाबी बॉम्बे में नहीं बोली जाती, अब जो बॉम्बे में मराठी बोली जाती है वो सेम तमिलनाडु में या केरला में नहीं बोली जाती। तो लैंग्वेजेस वही रहती हैं। जैसे इंग्लिश की बात कर लें, जो नॉर्थ पीपल की इंग्लिश है वो साउथ पीपल की इंग्लिश के साथ मैच नहीं करती, है तो इंग्लिश ही है, ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती हैं। तो वो कहते हैं जो रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेजेस हैं आर नोन एज डायलैक्ट्स, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें डायलैक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। या अगर हम पंजाबी या हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है उपभाषा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द एंग्लो सेक्शंस। एंग्लो सेक्शंस लोगों की बात है जो प्रीवियस पुराने लोग हुआ करते थे। एंग्लो सेक्शंस हु कॉन्क्वेड ब्रिटेन, जिन्होंने ब्रिटेन को जीता था एट द, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर एंड हो रहा था तो ब्रिटेन को किसने जीत लिया था, द एंग्लो सेक्शंस ने। एम्पायर स्पोक अ जर्मैनिक लैंग्वेज, अब वो एंग्लो सेक्शन पीपल क्या बोलते थे, वो जर्मैनिक लैंग्वेज बोलते थे विच लेटर बिकम इंग्लिश, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन में पहले कौन से लोग थे, एंग्लो सेक्शन लोग थे जिन्होंने रोम एम्पायर को एंड करके ब्रिटेन को जीता था। और वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो बोला करते थे जर्मैनिक लैंग्वेज, और यही जर्मैनिक लैंग्वेज आगे जाके क्या बनी, इंग्लिश बनी, ठीक है। अब क्या, अदर जर्मैनिक लैंग्वेजेस, अब वो कह रहे हैं कि अदर जो जर्मैनिक लैंग्वेज है, जर्मन की लैंग्वेजेस है, उसमें कौन कौन सी हैं, इंक्लूड डैनिश, डच, जर्मन एंड स्वीडिश। तो जर्मैनिक लैंग्वेज में और कौन कौन से हम लेके चलते हैं, डैनिश भी एक जर्मन लैंग्वेज है, डच या फिर जर्मन खुद या स्वीडिश जो लैंग्वेजेस हैं वो जर्मन का ही एक पार्ट है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज का ही पार्ट है। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच ड्राइव्ड वर्ड्स। अब अगर इंग्लिश की बात करते तो कहते हैं इंग्लिश में हमें भी पता है कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रेंच से आए हुए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच ड्राइव वर्ड्स आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर इट वॉज रूल्ड, जब इंग्लिश को रूल किया किसने, इट वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स, फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स ने जब इसको रूल किया, ठीक है, फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो जो फॉलो आफ्टर द जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था उसके बाद इंग्लिश में फ्रेंच के वर्ड्स भी आने लगे थे। क्यों, क्योंकि फ्रेंच को किसने वो कर लिया था, इंग्लिश को किसने ड्राइव कर लिया था या कॉन्क्योर कर लिया था, बाय द फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स। तो ये था हमारा सारा पैसेज। अब हम 4 ब्लैंक्स हैं, ये मैंने इसीलिए ब्लैंक्स रखी है, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिए ताकि हमारी एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली ब्लैंक है
मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन बाय डैश पीपल, तो आपने बताना है कौन से पीपल थे, ज़्यादा थे, कम थे, चाइनीज थे या कोई और थे, किन के द्वारा बोली जाती थी। डैश आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज, किसको रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूड फ्रेंच वर्ड्स डैश द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के पहले या बाद में इंग्लिश में क्या हो गया था, फ्रेंच वर्ड्स आगे थे। इसके बाद अगर हम बात करें, डैश इज अ पार्ट ऑफ जर्मैनिक लैंग्वेज, ठीक है, डैश इज अ पार्ट ऑफ, कौन है जो जर्मैनिक लैंग्वेज का पार्ट है, डैश इज अ पार्ट ऑफ जर्मैनिक लैंग्वेज। तो ये 4 ब्लैंक्स हैं, आपके 2 मिनट स्टार्ट होते हैं अब, और आपने 2 मिनट में ये चारों के आंसर्स मुझे बताने हैं। जल्दी करो, चारों का ऑप्शन मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ। हाफ मिनट इज लेफ्ट, जल्दी करो, जस्ट हाफ मिनट इज लेफ्ट। ओके जी, टाइम इज ओवर। तो कमेंट्स में जो आंसर आ रहे हैं चल देखते हैं मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, अब जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, चलो पढ़ते हैं। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल, अदर्स सच एज मैंडरिन, चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन बाय डैश पीपल, तो किन लोगों के द्वारा बोली जा रही है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जा रही है। तो हम यहाँ पे बाय मिलियन पीपल लिख सकते हैं या बाय मैनी पीपल लिख सकते हैं, हमारा आंसर सही हो जाएगा कि बाय मैनी पीपल या फिर बाय मिलियन पीपल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी हमारा, डैश आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ अ लैंग्वेज, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था हमारा। यहाँ पे हमने बात की थी कि दे में यूज वन लैंग्वेज एट होम विद, यहाँ पे था ये रहा, रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज डायलेक्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायलेक्ट्स आर, ठीक है, डायलेक्ट्स आर रीजनल वेरिएशन ऑफ अ लैंग्वेज। डायलेक्ट को क्या कहते हैं हम, रीजनल जो वेरिएशन है उसे डायलेक्ट कहा जाता है। फिर आ गया इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स डैश द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो हमने ये बताना है कि जो इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड्स आए वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले आए थे कि बाद में आए थे। तो अब यहाँ पे हमारे एक बात की थी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की, अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे रहा, इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच ड्राइव्ड वर्ड्स, यहाँ तक बात चल रही है कि इंग्लिश में ऑल्सो जो है फ्रेंच ड्राइव जो वर्ड्स हैं वो हैं आफ्टर, ये रहा हमारा आंसर, आफ्टर इट वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी कि उसके बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेंच वर्ड्स आफ्टर, पहले नहीं थे। जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किया गया बाय द फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स, तो उसके बाद फिर क्या हो गया, इंग्लिश में कुछ, पहले तो इंग्लिश कहाँ से ड्राइव हुई थी, जर्मन से, फिर जब वो फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स आ गए तो उन्होंने इंग्लिश में कुछ फ्रेंच वर्ड्स को भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आ गया जी आफ्टर। और लास्ट में हमारे पास डैश इज अ पार्ट ऑफ जर्मैनिक लैंग्वेज,
किसकी बात हो रही है सारे पैसेज में? इंग्लिश की। तो सिंपल सा हमारा आंसर है इंग्लिश। इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ जर्मैनिक लैंग्वेज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बड़ा इजी रहा पैसेज हमारा, ठीक है। अब चलो जो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए हम इतने यहाँ पे वाइंड अप करते हैं हमारी क्लास को। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल वॉरियर जोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस नोटिफिकेशन बेल आप साथ में आप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हमारा नोटिफिकेशन हर बार आपको मिल जाए, जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं, जैसे हम लाइव होते हैं, तो साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो प्लीज़ जो हमारी बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो। और साथ ही एक और बात, जब भी आपका अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है या आप कुछ भी और हमारे से डिमांड करते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दो, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ वट एवर वी आर डूइंग इज लाइक्ड बाय द अदर पीपल ऑल्सो। तो जब भी देख रहे हो तो कुछ नहीं होता, बस एक लाइक बटन आपने प्रेस करना है या आपने कमेंट देना है। अगर कुछ नहीं भी अच्छा लगता, अगर आपको लगता है नहीं देयर इज सम नीड टू इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अस। ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी ही मर्जी करेंगे, अगर आप हमें सजेशंस दोगे तो सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम हियर। तो आप क्या करोगे, हम ये सारी चीज़ें आपने सजेशन भी देना है। देखो हम यहाँ पे चाहे ऑनलाइन जरूर हैं, पर जो हमारा एक राब्ता कायम होगा ना, वो हमारा कह लो ऑफलाइन क्लास वाला ही होगा। जो भी आप कहोगे हम उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। जैसे हमें क्लास में बच्चे बताते हैं कि सर आज हमें ये करवा दो, सर आज हमें ये करवा दो, या सर आज तो हमारा पढ़ने का ही मूड नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लास में होती हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में भी हों। आप लाइक भी कर रहे हो, आप कंप्लेंट भी कर रहे हो, ठीक है, आप हमें प्रेज भी कर रहे हो कि हाँ सर बड़ा अच्छा पढ़ाया जी आपने, या आप कह रहे नहीं यार आज तो ना सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर का मूड खराब था, वट एवर जो भी है। तो वो सारी चीज़ें मैं कहता हूँ आप कमेंट्स में करो, ताकि हमें भी पता चले कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमें भी एक मोटिवेशन मिल जाए, एक माहौल ऐसा सिरजा जाए कि देखो ऑनलाइन क्लास सिर्फ ये नहीं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है आपसे कि ठीक है जी हमने तो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, बच्चे पढ़े ना पढ़े हमने वीडियो डाल दी, व्यूज़ आ जाएंगे। सिर्फ यहाँ तक हमने अपने आप को सीमित नहीं रखना, हमने एक रिलेशन क्रिएट करना है, क्योंकि रिलेशन से ही आगे चीज़ें बनती हैं, रिलेशन से ही आगे जो हमारे पेपर से। देखो आपने चीज़ देखी होगी, हमेशा पेपर किन बच्चों के क्लियर होते हैं, जिनका टीचर के साथ एक रिलेशन बना होता है, जो टीचर से हर बार एडवाइस करते हैं, जो टीचर से हर बार सजेशंस लेते हैं, उन्हीं बच्चों के पेपर। जो बच्चा क्लास में आता है, अटेंड करता है, लेकिन टीचर से जो उसका मेल जोल नहीं है ना, वो कभी पेपर क्लियर भी नहीं करता। तो वही जो मेल जोल है, वही जो रिलेशंस है ना, वो हमने अपने अब ऑनलाइन क्लासेस में भी साथ बना के रखने हैं, ताकि हमें जो हमारा पेपर है वो क्रैक हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।